नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार मंडल, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भाटपड़ा विधानसभा कमेटी का कन्वीनर की ओर से आज जो है ये बार बार विरोधियों की तरफ से अभियोग लगाया जाता है कि वामफ्रंट के 34 साल के शासन काल में वामपंथी या वामफ्रंट सरकार ने क्या किया है। मैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर पे ये वीडियो आप लोगों को काफी सहायता करेगी, आपको ये जानकारी करने में कि वामपंथी सरकार ने 34 साल के शासन में क्या किया। मैं कुछ उन पॉइंट को उजागर करने जा रहा हूं दोस्तों। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि वामफ्रंट सरकार ने जो सबसे पहला काम किया था कि 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, जो भारत के किसी भी राज्य ने नहीं किया। और साक्षरता दर उस समय 38% था और हम लोगों ने 38% से उठा करके 77% तक वामपंथी शासन ने ही संभव करके दिखाया था। दूसरी जो बात है कि ऑपरेशन बरगा के नाम पर जो है भूमि सुधार किया गया था और लगभग 11,27,000 एकड़ जो है जमीन, अवैध जमीन को, भूमि को प्राप्त कर और 30 लाख गरीबों के बीच जो है वितरित कर दिया गया था। वामपंथी सत्ता में और बंगाल में पहली त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली शुरू किया गया। और आप जानते हैं कि जब वामपंथी सरकार जब 1977 में बंगाल में आई, उस वक्त जो है बिजली का संकट था, बिजली का उत्पादन नहीं होता था और बिजली की कमी के कारण कई कारखाने ठीक से चल नहीं पा रहे थे। और उस समय जो है वामपंथी सरकार ने बकेश्वर, बजबज, कोलाघाट, सागर दीदी थर्मल पावर स्टेशन वामफ्रंट सरकार द्वारा निर्मित किया गया था। जब वामपंथी सत्ता में आए तो बंगाल में बिजली उत्पादन जो है मात्र 1600 मेगावाट था और जब वामपंथी सत्ता छोड़ी तो उत्पादन उस समय 11,500 मेगावाट था। इसके बाद जो है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स और उसके जैसे सैकड़ों उद्योग, सॉल्ट लेक, राजारहाट, 2 प्रमुख आईटी केंद्र वामफ्रंट सरकार ने निर्माण किया, जहां जो है आज 3 से 4 लाख लड़के लड़कियां जो है काम कर रहे हैं। ये वामपंथियों का देन था, 34 साल की सरकार का देन था। जब सामान्यीकरण नीति और लाइसेंस प्रथा के कारण पूर्वी क्षेत्र उद्योग निर्माण में पीछे रह गया तो वामपंथी सरकार ने कुटीर उद्योग पर अपना ध्यान केंद्रित किया और वामपंथी शासन के तहत बंगाल ने भारत में कुटीर उद्योग में नंबर 1 स्थान हासिल किया था। ये भी उस समय का एक मिसाल था पूरे भारत के अंदर में। इसके बाद जो है सॉल्ट लेक स्टेडियम, कंचनजंगा स्टेडियम सहित प्रत्येक जिले में कई स्टेडियम वामपंथियों द्वारा बनाए गए हैं। नंदन सहित प्रत्येक जो है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, नगर पालिका के अंदर में 99% जितने भी सांस्कृतिक मंच है वामपंथी सरकार द्वारा बनाए गए हैं। पूरे बंगाल में कई फ्लाईओवर, दूसरा हुगली ब्रिज, न्यू बाली ब्रिज, हजारों रेलवे, नदी, पुल, पुलिया के साथ कई बाईपास सड़क, राजमार्ग, गांव की कीचड़ भरी कच्ची सड़कों को वामपंथियों ने ईटाकरण और पक्की सड़कों में बदल दिया है। आप लोग जानते हैं ईस्ट वेस्ट मेट्रो का नाम, ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो का निर्माण वामपंथी के समय में शुरू हुआ। जब वामपंथी सत्ता में आए तो 32% भूमि सिंचाई के काबिल थे। वामपंथी सरकार ने इसे 73% भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाया गया था। हम लोग जानते हैं कि 1977 के पहले चावल भी लाने पर भी लोगों को पुलिस की मार खानी पड़ती थी, जो खाद्य संकट यहाँ चल रहा था। इस खाद्य संकट को देखने के बाद वामपंथी सरकार ने जो नीति अपनाई, इसके बाद आज भी बंगाल के अंदर में जो है चावल के उत्पादन में पूरे देश में 1 नंबर स्थान जो है बंगाल रखता था। और ये बंगाल के अंदर में आज किसी को चावल की संकट देखने को नहीं मिलती है। यही नहीं दोस्तों, अनाज उत्पादन 74 लाख मेट्रिक टन होता था। वामपंथ के कार्यकाल में ये बढ़कर 170 लाख मेट्रिक टन हो गया। जब वामपंथी सत्ता में आए तो बंगाल में 38% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और 2005 में गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या घट करके या गिर करके 20% हो गई। वामपंथियों ने बेरोजगारी लाभ, विकलांगता लाभ, विधवा लाभ, वृद्धावस्था लाभ, बंद मिलों
और बंद चाय बागान श्रमिकों को वित्तीय अनुदान की शुरुआत किया। आज भी इस कानून का लाभ बंद कारखाने के श्रमिकों को मिलते हैं। 2010 तक 25 लाख परिवहन कर्मचारियों को पेंशन के दायरे में लाया गया। 2009 तक जंगल महल, उत्तरी बंगाल और अन्य जिले सहित बंगाल में 2 करोड़ 62 लाख गरीब लोगों को 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अनाज मुहैया किया गया, जो उस समय भारत के किसी भी प्रांत में ऐसा नहीं था। इसके साथ साथ वामपंथी सरकार द्वारा हर वर्ष नियमित रूप से एसएससी एवं अन्य परीक्षाओं के माध्यम से हजारों बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। इसके साथ साथ हजारों प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और प्राथमिक, जूनियर और हाई स्कूल को पक्का और नए भवन का निर्माण वामपंथी सरकार द्वारा किया गया। राजरहाट, सॉल्ट लेक में आईटी सेक्टर बनाए गए। फीस समान करने का सिद्धांत और केंद्र से लाइसेंस लेने की प्रथा 1956 में शुरू की गई थी। परिणाम स्वरूप बंगाल सहित पूरे क्षेत्र उद्योग में पिछड़ गया था। आप लोग जानते हैं कि बंगाल के अंदर में 2011 के पहले एक मुहिम चलाई गई थी टीएमसी के जरिए कि जो है वामपंथियों के शासनकाल में कई कल कारखाने बंद हो गए, लेकिन शायद ये जनता को गुमराह किया गया था, क्योंकि देश के अंदर में 1955 साल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट जो है एक कानून बना था, जिस कानून के तहत जो है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कारखाने में जो है कोई भी राज्य सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जब तक लाइसेंस नहीं होगी ना तो कोई नया कल कारखाना लगा सकते हैं, ना ही किसी कारखाने के मामले में वो लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान था। लेकिन जो टीएमसी कह रही थी कि जो बंद कारखाने हैं उसी के जमीन पे कारखाना लगाए जाएंगे, तो सवाल उठता है क्या कोई भी टीएमसी के लोग या कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री खुद ये कह पाएंगे कि कोई भी बंद कारखाने के जमीन पर आपने कोई नया शिल्प लगाया, नया कारखाना लाया? तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं लगाया गया? ये सवाल आज के जनता, हमारे बंगाल के, हमारे प्यारा बंगाल के लोगों को पूछना चाहिए कि क्यों नहीं एक भी कारखाना जो है बंगाल में बंद शिल्प कारखानों की जमीन पर लगाया गया। बल्कि क्या हुआ, यहाँ के नेताओं ने इसे प्रमोटरी राज में बदल करके ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत मुनाफा कमाने में लग गए हैं। इसके साथ साथ मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर में जब लाइसेंसी प्रथा 1993 में खत्म हुआ, उस वक्त तत्कालीन जो हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री थे कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य, उन्होंने कोशिश किया था कि नंदीग्राम में केमिकल हॉब्स, आप लोग जानते हैं कि हल्दिया में जो है हल्दिया हॉब बनाने के कारण, हल्दिया पेट्रोलियम हॉब बनाने के कारण आज वहां जिस तरह से विकास हुआ, उन्नति हुआ, वहां हजारों लोगों को रोजगार मिला। ठीक उसी तरह से नंदीग्राम में केमिकल हॉब लगाने की बात कही गई थी, वहां पर भी बहुत तरह के काम करने की बात थी, लेकिन आज की मुख्यमंत्री, उस समय की विरोधी नेत्री, इसे करने नहीं दिया था। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सिंगूर के अंदर में नैनो टाटा कारखाना जो है 98% काम हो जाने के बाद भी यहाँ की जो मुख्यमंत्री है और उस समय की विरोधी नेत्री ने इस टाटा नैनो कारखाना को, मोदी सरकार उस समय, मोदी जी जो थे उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस कारखाने को गिफ्ट किया। बंगाल के बच्चे बच्चियों की, हमारे बेटी बेटियों की सपना को छीन करके इन्होंने गुजरात में भेज दिया। और आज हमारे बंगाल के तमाम पढ़े लिखे हमारे युवा नौजवान बेटे बेटियां जो है आज बंगाल रोजगार के अभाव में वो लोग छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके आज जो है रोजगार की तलाश में दूसरे जगह जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर में 34 साल वामफ्रंट सरकार ने क्या किया, मैं उसका एक संक्षिप्त उदाहरण दिया। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, 34 साल शासन चलाने के बाद हमारे बंगाल के ऊपर में 1,95,000 करोड़ रुपया का कर्जा था, और आज के समय में 8 लाख करोड़ रुपया आज की वर्तमान तृणमूल कांग्रेस की सरकार ममता बनर्जी ने कर्जा आज के बंगाल के लोगों पे बढ़ाया है। ये आपको सोचना है। जो लोग ये कह रहे हैं, ये सब जो है लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं।
मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा साथी। निश्चित तौर पर उसमें बताऊंगा कि इस बार वामपंथियों ने क्या विकल्प घोषणा किया है। क्या हम लोग 2026 के चुनाव में अगर जीत करके आते हैं, अगर वामपंथी सरकार बनती है तो हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग क्या ऐसी घोषणा कर रहे हैं और जो वामपंथी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण रखते हैं। यही बात कर करके मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।